दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 427 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जो हमने शुरू किया था वो 331 नंबर से पढ़ना शुरू किया था। बहुत जल्द दोस्तों आपके टोटल 100 लेक्चर कवर होने वाले हैं। ठीक है, 427 पहुंच ही चुके हैं, मात्र 3 लेक्चर और कम है। यानी आज क्या जो लेक्चर है दोस्तों ये 97 नंबर का लेक्चर है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि 97 नंबर का लेक्चर ये हम अटेंड कर रहे हैं केवल और केवल भारत के भूगोल में। इतने विस्तार से आपको पढ़ने को कहाँ मिलेगा। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है। आप चाहें तो पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। जो आज हमने टॉपिक चूज किया है ये टॉपिक है भारत में खनिज संसाधन। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लौह खनिज के बारे में, लौह अयस्क के बारे में पढ़ने वाले। बहुत सारे सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि क्या कुछ खास आपके लिए है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, हमने बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। ज्योग्राफी तो अभी कुछ दिन बाद आएगा, बट हिस्ट्री का बैच दोस्तों हमारा है, सुपर सेलिंग बैच का काम कर रहा है। पहले हिंदी का बैच बहुत ज़्यादा सेल होता था, अभी हिस्ट्री का बैच है। मैं कह रहा हूँ आप किसी विषय को एक बार पढ़िए। आज की क्लास देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो समझना खाली ट्रेलर है, पिक्चर आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। और पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने डेमो क्लास फ्री में दे दिया। आप डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए, और पिक्चर में यदि मजा महसूस हो तब आप जो है कोर्स ज्वाइन कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बड़े ध्यान से देखिएगा सवाल कैसे घुमा फिरा कर देता आपके सामने। पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आज जो हमारा 427 नंबर का लेक्चर है, अगर आज का लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं तो आपके जीएस के 12,810 सवाल तैयार हो जाएंगे। कितना? मैंने अभी तक क्लास में जो सवाल पढ़ाया 12,000 सवाल पढ़ा चुका हूं। ये बहुत लंबा हमारा टारगेट है। 25,000 सवालों की श्रृंखला मैं पूरी करूंगा और आधे आध पर मैं आ चुका हूं। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र दोस्तों ये कहां पाया जाता है, इस तरह का सवाल आपसे पूछता है। भारत में, पूरा भारत आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो भारत में ज्यादातर जो खनिज क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है। कभी ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा, जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है ना, ये जो प्रायद्वीपीय भारत जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत वह हिस्सा है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलता है। और यदि यही सवाल कह दे कि बताइए, सवाल ऐसे पूछ दे कि बताइए कहां खनिजों की संपन्नता देखने को मिलती है, तो भी जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत। और इसके विपरीत अगर विपन्नता पूछ दे, ठीक है, कि कहां खनिज है ही नहीं, तो उत्तर भारत, एक लाइन में। ठीक है, तो इन चारों बातों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल, भारत में अधिकांश कोयला जो है, अधिकांश कोयला यह जो है किस शैल समूह के में देखने को मिलता है। सीधा सीधा कोयले की बात कर रहा कि बताइए जो कोयला है यह किस शैल समूह में देखने को मिलता है, तो कोयला का संबंध गोंडवाना से है। सीधा सीधा आप याद रखेगा, जो गोंडवाना शैल समूह है दोस्तों। ठीक है, ज्यादातर जो कोयला है वो इसी गोंडवाना समूह में देखने को मिलता है। और कोयले के प्रकार में मैंने आपको क्या बताया था, प्रकार में दोस्तों सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो है दोस्तों एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, इसी तरह से बिटुमिनस कोयला के बारे में आप पढ़ते हैं, आप बिटुमिनस कोयला के बारे में पढ़ते हैं, आप लिग्नाइट कोयला के बारे में पढ़ते हैं, आप जो है पीट कोयला के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पीट कोयला सबसे बेकार क्वालिटी का होता है। तो इस तरह से ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। क्या कुछ नया सवाल है क्या? जो ऊपर वाला सवाल है उसी को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे में आप अपना जवाब क्या देंगे, प्रायद्वीपीय भारत। मान लीजिए आपके परीक्षा में प्रायद्वीपीय भारत नाम का कोई ऑप्शन नहीं, तब आप क्या करेंगे, तब सर दक्षिण भारत देखेंगे। मान लीजिए आपके परीक्षा में दक्षिण भारत का ऑप्शन नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो सर हम देखेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, क्या देखेंगे, दक्षिण पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे, परीक्षा में दक्षिण पूर्व दे सकता है, परीक्षा में दक्षिण भारत दे सकता है, परीक्षा में प्रायद्वीपीय भारत दे सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप जान लीजिएगा ये संसाधनों वाला बेल्ट है, खनिज संसाधनों का बेल्ट है, तो इसे भूलना नहीं है आपको। अगला सवाल करा, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है।
जो खनिज युक्त सेल तंत्र वो कौन सा है, तो याद रखेगा धारवाड़ तंत्र। कौन सा दोस्तों, जो धारवाड़ तंत्र है यह दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें खनिज पाया जाता है। ठीक है, धारवाड़ तंत्र में, ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे गोंडवाना तंत्र में कोयला पाया जाता है, उसी तरह से धारवाड़ तंत्र में खनिज पाया जाता है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। कह भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल, हार्ट, जैसे इस शरीर में हृदय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है आप जान ही रहे हैं, उसी तरह से हृदय स्थल के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, तो याद रखेगा छोटा नागपुर को। किसे? छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। ये आप याद रखें। छोटा नागपुर पठार का नाम सुना है ना, छोटा नागपुर का पठार लिख लीजिए यहाँ पे, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये जो हिस्सा दोस्तों इसे हृदय स्थल कहते। क्यों? बहुतायत खनिजों का सबसे ज्यादा जो भंडार है वो दोस्तों हमें छोटा नागपुर में देखने को मिलता है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। अगला सवाल, करा भारत की लौह एवं इस्पात पेटी, ठीक है, इतना ज्यादा लोहा, इतना ज्यादा इस्पात वहां कि क्या ही कहा जाए। यह किस खनिज पेटी को कहा जाता है? तो पुनः दोस्तों आप छोटा नागपुर पेटी का नाम लीजिए। क्या कहेंगे? छोटा नागपुर पेटी जो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क का भंडार देखने को मिलता है। यह बहुत बड़ी लौह अयस्क पेटी है, इस वजह से इसे भी याद रखें। मैं जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता, अरे ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत ही तो रहेगा मेरे भाई। उससे अच्छा है कि आप ऐसे याद करो, सिस्टमेटिक तरीके से याद करो, अपने आप जो है चीजें तैयार होंगी। ठीक है, अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि खनिज संपदा के दृष्टिकोण में क्या, दृष्टिकोण से में कुछ भी कर दीजिए, भारत का सबसे विपन्न भाग। देखिए पीछे आपने संपन्न भाग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पीछे मैंने आपको संपन्न भाग पढ़ाया था, और संपन्नता कहां थी? संपन्नता थी प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो संपन्न है, और विपन्न कौन सा है? याद रखेगा उत्तर भारत का हिस्सा। ठीक है, उत्तर भारत जहां पे उत्तर प्रदेश वगैरह है, यहां पे दोस्तों कोनो खनिज नहीं, बस खेती करिए, बोइए, उगाइए और यही कीजिए। खनिज उनिज नहीं है कहीं, देखा कहीं खनिज आपने? नहीं। ठीक है, तो खनिजों की विपन्नता दोस्तों ये उत्तर भारत में देखने को मिलती है। अगला सवाल, करा खनिज संसाधनों को वर्गीकृत किया गया। जो खनिज संसाधन है इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो खनिज संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, धात्विक और अधात्विक खनिज। खनिज संसाधन जो होता है दोस्तों ये 2 भाग में बांटा होता है। पहला होता है धात्विक खनिज, क्या होता है? धात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक। सर धात्विक में क्या क्या आता है? मैं सब पढ़ाऊंगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, सुनते चलिए। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर धात्विक खनिज में क्या आता है? देखिए धात्विक खनिज समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन आता है। तो जब दोस्तों आप धात्विक खनिज पढ़ते हैं तब आप याद रखेंगे, आप यहां पे पुनः जो है 2 चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज भी दोस्तों 2 भागों में बटा होता है। कौन कौन सा 2 भाग? तो पहला होता है लौह खनिज, क्या होता है दोस्तों? लौह खनिज। और दूसरा होता अलौह खनिज, क्या होता है? लौह और अलौह खनिज। ठीक है, ये दोनों को दोस्तों क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। उसमें लौह और अलौह दोनों आते हैं, जबकि अधात्विक खनिज एकदम से अलग है। तो फिर आपका अगला सवाल आ गया कि ठीक है सर, अब हमें लौह और अलौह के बारे में बता दीजिए। ऐसे सिस्टमेटिक पढ़िए, तब जो है चीजें याद होंगी। और मैंने यही किया है। मैंने देखा यूट्यूब पर लोग पढ़ाने में लगे, आप मेरे पास आइए, हम ऐसे ही 427 नंबर पे नहीं पहुंच गए। अब तक मैंने एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न सब पढ़ा दिया, संविधान, विश्व का भूगोल 100 लेक्चर में पढ़ाया। कोई नहीं पढ़ाया आज तक आपको फ्री में। आप आइए, देखिए क्लास, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आपको पढ़ के लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा कि सर हाँ ऐसे ही सवाल तो आते हैं परीक्षा में। सवाल देखिए, कर लौह खनिज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लौह खनिज के अंतर्गत दोस्तों, लौह खनिज के अंतर्गत जितने भी लौह खनिज हैं, ये लोहा पढ़ते हैं आप, मैग्नाइट उग्नाइट जितने पढ़ते हैं, जितने लौह अयस्क मैग्नीज वगैरह पढ़ते हैं, सब इसी में आ जाते हैं। तो मैं मैग्नाइट हेमेटाइट अलग अलग नहीं लिखता हूं, सीधे लिख दूं लौह अयस्क। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? अरे लौह अयस्क में सब आ जाएंगे ना, हेमेटाइट, मैग्नाइट, ये जितने भी आ जाते हैं वो सब आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरा लिखिएगा मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज थोड़ा अलग अलग लिखता हूं कि आपको याद रहे। तो लौह अयस्क लिखिएगा, मैग्नीज लिखिएगा, निकिल लिख लीजिएगा, निकेल लिख लीजिएगा, कोबाल्ट लिख लीजिएगा, कोबाल्ट लिख लीजिएगा,
टंगस्टन वगैरह लिख लीजिएगा, टंगस्टन लिख लीजिएगा, टंगस्टन, ठीक है। ये सब दोस्तों इत्यादि, ठीक है, टंगस्टन इत्यादि, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये अलौह खनिज है। और ध्यान दीजिएगा, अलौह खनिज ही लौह खनिज है। लौह खनिज ही किसके अंतर्गत आते हैं, धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो अलौह खनिज होता है वो भी तो धात्विक के अंतर्गत आता है, वो कहीं बाहर थोड़े जाता है, क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा कि धात्विक खनिज के दो भेद होते हैं, लौह और अलौह। तो लौह वाले में लोहा, लोहे में तो लोहा है ही है, मैग्नीज में भी लोहा है, कोबाल्ट में भी लोहा है, निकल टंगस्टन में भी लोहा है, इसीलिए यहां पे रखा जा रहा है। दूसरा लिखिएगा, अलौह में क्या आता है दोस्तों, अलौह में प्लेटिनम आता है, अलौह में चांदी। अरे सर वो वाला प्लेटिनम जिसकी अंगूठी बनती है, हाँ वही वाला। सर डायमंड किस में आता है, वो डायमंड अधात्विक खनिज में आता है। ध्यान दीजिएगा, आगे आप पढ़ेंगे अधात्विक खनिज, और अधात्विक खनिज के अंतर्गत दोस्तों डायमंड आता है। जो हीरा आपके मन में सवाल आ रहा है ना, वो हीरा दोस्तों यहां आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे हम इस तरीके से पढ़े, तो यहां प्लेटिनम पढ़िएगा, यहां चांदी पढ़ेगा। सर चांदी को अलौह माना जाता है, हाँ चांदी को अलौह की श्रेणी में रखा जाता है, याद रखेगा। इसके अलावा जिंक, सीसा, तांबा सब इसी में आ जाता है। जिंक इसी में आएगा, सीसा इसी में आएगा, सीसा, ठीक है। लेड जिसको बोलते हैं, एल्युमिनियम, तांबा, टीन इसी में आएगा। एल्यूमिनियम, तांबा और टीन, ये सब दोस्तों इसी में। सर टीन भी आएगा, हाँ टीन भी अलौह में आता है। ज्यादातर बच्चे टीन को लौह की श्रेणी में डाल देते हैं, गलत है, अलौह की श्रेणी में आएगा, इसे आप जो है ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल अधात्विक खनिज का। अधात्विक खनिज में कौन कौन आता है, तो इसमें हीरा आता है, इसमें चूना पत्थर आता है, इसमें ग्रेनाइट आता है। ग्रेनाइट जानते हैं ना, जो घरों में दोस्तों ग्रेनाइट बिछाया जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, वो ग्रेनाइट नहीं होता है, ठीक है। ये जितने भी तरह के अभ्रक होते हैं, चाहे सीट वाले हों चाहे जैसे भी हो, ठीक है। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश आगे है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया, या फिर गंधक, पाइराइट हो गया, गंधक हो गया सल्फर वाला, ठीक है, गंधक हो गया, पाइराइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया, बिल्डिंग बनाने में यूज होता है आजकल, ठीक है, एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस हो गया। ये सारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, इन सभी को अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, अच्छे सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही आपको पढ़ना भी है, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में लौह अयस्क किस क्रम की सेलों में पाया जाता है। ये तो पढ़ाया भाई मैं, लौह अयस्क दे दे या फिर दोस्तों आपसे धात्विक खनिज के बारे में पूछ ले। क्या पूछ दे, धात्विक खनिज के बारे में पूछ दे, सीधे सीधे आप धारवाड़ तंत्र का नाम लीजिएगा। ये जो धारवाड़ तंत्र है ना, इसी में सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो चाहे धारवाड़ तंत्र लिखे या धारवाड़ क्रम लिखे, शैल होता है, चट्टानों के भेद के अंतर्गत दोस्तों धारवाड़ आता है, ये इसी में आता है। तो चाहे आज, अच्छा मान लीजिए आज लोहा पूछ दिया, कल आपसे पूछ दिया कि बताइए मैग्नीज जो है वो किस तंत्र में आता है, तो मैग्नीज भी तो भाई धात्विक खनिज है, भले लौह में आता है लेकिन है तो धात्विक खनिज ना। तो आपको अलग अलग उसको जो है करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसे मैग्नीज का पूछ दे या फिर इस तरह से कुछ भी दे दे, ठीक है, कोबाल्ट का पूछ, तो आप बताइए कि भैया ये सभी की सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये धारवाड़ तंत्र के अंतर्गत ही आती हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल करा, भारत में कौन से राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में हेमेटाइट वैरायटी जो है दोस्तों उसका उत्पादन करता है। लौह अयस्क में भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटी, उसमें से हेमेटाइट का उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो हेमेटाइट की बात हो तो याद रखेंगे नंबर 1 पर दोस्तों उड़ीसा करता है, ठीक है। नंबर 2 पर लड़ाई हमेशा रहती छत्तीसगढ़ झारखंड की, तो आप याद रखेंगे दोस्तों झारखंड पहले है, छत्तीसगढ़ बाद में है। अच्छा ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये दोस्तों हर साल इनका उत्पादन जो है चेंज भी होता रहता है, कभी कोई आगे पीछे भी हो जाता है, तो आप इसे जो है पेपर के टाइम ये चेंज होता रहता है, इसको अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आंकड़े आपको याद रखना है। हेमेटाइट की बात कर रहा हूं, मैग्नेटाइट पूछे तब चेंज कर दीजिएगा ऑप्शन। ये लोहा में हेमेटाइट वाली बात किया, इसको अंडरलाइन कीजिए, ये हेमेटाइट जो दोस्तों इसको अंडरलाइन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा लीक से हटके सवाल दे रहा है कि राजस्थान में एक जगह है नाथरा की पाल, ये एक क्षेत्र है,
बच्चे को ही नहीं पता नाथरा की पाल है कहां, बेचारा क्या सोचेगा। यह दोस्तों उदयपुर के पास स्थित है। नाथरा की पाल जो क्षेत्र है यह उदयपुर के पास स्थित है और यहां पर दोस्तों लौह अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह अयस्क को भी राजस्थान में, हाँ लौह अयस्क राजस्थान में कहां पाया जाता है? ये यहां पे पाया जाता है। इसी तरह एक और जगह है उदयपुर के पास में, उसे थुरहुंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? थुरहुंडर, थोड़ा अटपटा नाम है, थुरहुंडर क्षेत्र। तो याद रखेगा दोस्तों, यह भी कहां है? इसी उदयपुर के समीप है, राजस्थान में ही है और यह भी दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो थुरहुंडर भी याद रखेगा और नाथरा की पाल भी याद रखेगा। नाथरा की पाल, नाथरा का पाल ऐसे दे देता है, जगह का नाम है, इसे आप याद रखेंगे। ये लौह अयस्क का क्षेत्र है जो कहां पाया जाता है? राजस्थान में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों जो आपको जानकारी नहीं होंगी। जिस किसी को एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न पढ़ना हो, याद रखे दोस्तों कंप्लीट आपको पढ़ा दिया गया है। आपको इसी क्रम में दोस्तों शुरुआत में 45 लेक्चर जो है वो एंशिएंट का मिल जाएगा, फिर 46 से लेकर 91 लेक्चर जो है दोस्तों मिडावल का मिल जाएगा, फिर 92 से लेकर दोस्तों 150 लेक्चर दोस्तों मॉडर्न का मिल जाएगा, फिर दोस्तों 151 से लेकर के 230 जो है दोस्तों ये संविधान का मिल जाएगा, ये भी पढ़ा के मैं समाप्त कर दिया। फिर 231 से लेकर के 330 ये 100 लेक्चर दोस्तों आपको विश्व के भूगोल का मिल जाएगा, ये भी समाप्त हो गया। भारत के भूगोल की क्लास चल रही है। 331 नंबर से पढ़ते पढ़ते हम आ चुके हैं 427 नंबर तक। इतनी लंबी यात्रा हो चुकी है, 97 लेक्चर हो चुका है, बस अपने अंतिम समय में चल रहा है। बहुत जल्द दोस्तों समाप्त हो जाएगा। हमारा आखिरी चैप्टर भी चल रहा है। इसके अलावा आप कहेंगे तो जनसंख्या पढ़ा दूंगा, वरना जनसंख्या अलग से करा दूंगा मैं, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी ये चल रहा है, इसको आप देखिए क्लास, ठीक है। आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा छत्तीसगढ़ के बैलाडीला खान, ठीक है, छत्तीसगढ़ में खान है दोस्तों, उसका नाम है बैलाडीला खान। उसमें किस प्रकार के लौह अयस्क का खनन होता है? देखिए ये तो कंफर्म है कि बैलाडीला के खान से लौह अयस्क निकाला जाता है, लेकिन कौन से वाले टाइप का? तो मैंने शुरू में दोस्तों आपको, जब मैंने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड का नाम लिया, तभी मैंने बता दिया था कि वहां हेमेटाइट टाइप का निकलता है। लौह अयस्क में दोस्तों बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उसमें से जो हेमेटाइट टाइप है दोस्तों, हेमेटाइट जो टाइप है दोस्तों, ये दोस्तों इसका उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और हेमेटाइट वाला छत्तीसगढ़ में भी होता है, झारखंड में भी होता है और उड़ीसा में भी होता है। तो याद रखेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है, उड़ीसा दे दे, छत्तीसगढ़ दे दे, छत्तीसगढ़ दे दे, झारखंड दे दे, ठीक है। इन सभी जगहों पे दोस्तों ये हेमेटाइट टाइप का ही पाया जाता है। अगला सवाल सुनिए, कह रहा किस खनिज को लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है? बताइए वह कौन सा खनिज है जिसे हम क्या कहते हैं? लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। यही जो हेमेटाइट है दोस्तों, इसी को लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, हेमेटाइट को ही, ठीक है। हेमेटाइट जो खनिज है दोस्तों, इसी को लोहे का ऑक्साइड नाम देते हैं, कुछ अलग से नहीं है। और एक चीज और बता दूं इंपॉर्टेंट, जो छूट गया पीछे, अभी याद आया मुझे, ये जो बैलाडीला खान है ना, बैलाडीला जो खान है दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान, ठीक है, मशीनीकृत खान है। यह तथ्य भी याद रखेंगे, हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो नाम क्या लेंगे दोस्तों? बैलाडीला खान का नाम लीजिएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा सीडेराइट लौह अयस्क को अन्य किस नाम से जानते हैं? लौह अयस्क में दोस्तों जैसे हेमेटाइट होता है ना, उसी तरह से एक सीडेराइट होता है। आपसे कह रहा सीडेराइट का कोई दूसरा नाम हमको बताइए, तो इसको आयरन कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आयरन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? आयरन कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सुना है ना, CaCO3, उसी तरह से आयरन कार्बोनेट है, ठीक है, FeCO3, ठीक है, FeO3, ठीक है, आयरन कार्बोनेट है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, CO3 में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं भारत के अंतर्गत, ये बताइए। तो 50% से ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन दोस्तों अकेले उड़ीसा करता है। यह पहला फैक्ट आप याद रखेंगे। कितना? 50% प्लस,
51% के आसपास का आंकड़ा है, तो मैंने इसीलिए जानबूझ के 50% प्लस बोल दिया। सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन यही करता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों छत्तीसगढ़ करता है लगभग 18%। ठीक है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और इसका परसेंटेज लगभग कितना दोस्तों 18%। तो 50 51 हो गया, और या 52 इसको मान लीजिए 18 जोड़ देंगे तो 8 जोड़ देंगे 60 70 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक आता है, झारखंड नहीं कर्नाटक आता है, इसने लगभग 16% के आसपास दोस्तों उत्पादन किया। तो ये तीसरे नंबर पे, और ये आंकड़ा घटता बढ़ता रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, तो आप इसको चेक कर लिया करिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी। अगले सवाल पर आइए। करा लौह अयस्क उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दोस्तों कौन सा स्थान है? ठीक है, वर्ल्ड वाइड दोस्तों कौन सा स्थान है? तो याद रखेगा भारत का रैंक कितना दोस्तों, भारत चौथे नंबर पे आता है। कौन किस नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे भारत आता है, इसको याद रखेंगे। सवाल आता है कि सर पहले नंबर पे कौन सा है? तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। पहले नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ब्राजील है। हाँ, तीसरे नंबर पे कौन सा है? चीन है। चौथे नंबर पे दोस्तों कौन सा है? भारत है। चौथे नंबर पे कौन सा है? भारत है। और पांचवें नंबर पे कौन सा है? रूस है। ठीक है, इस तरह से है, इसे आप याद रखें। हर बार चीन को नहीं पहला स्थान देना है। ठीक है, लोहा में चीन नहीं है। ठीक है, लोहा में सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया किया हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर उसके बाद जाके चीन का नंबर आएगा। करा भारत में सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लोहा जो है दोस्तों वो कहां पाया जाता है? तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो चुंबकीय लोहा है वो या तो कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक के बाद थोड़ा सा केरल वगैरह में मिल जाता है, और भरोसा नहीं होगा थोड़ा सा गोवा में भी मिल जाता है। हाँ, कर्नाटक, केरल, गोवा में ये मैग्नेटाइट पाया जाता है। चुंबकीय गुण वाला दोस्तों जो लौह अयस्क है वो दोस्तों कहां मिलता है? कर्नाटक। सबसे ज्यादा तो कर्नाटक में मिलता है बेस्ट क्वालिटी का, उसके बाद थोड़ा बहुत केरल और थोड़ा बहुत गोवा में भी मिलता है, इसको ध्यान में रखेंगे। करा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लौह अयस्क में जो मैग्नाइट होता है, मैग्नाइट में लौह धातु की मात्रा कितनी पाई जाती? कितना? मैग्नाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है दोस्तों, और मैग्नाइट में लौह धातु की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऐसे याद रखना 72% तक। ठीक है, या इससे ज्यादा भी मिल जाता है कभी कभी। ठीक है, तो कम से कम 70 72 75 के आसपास दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? गुड़ पाया जाता है। ठीक है, तो ये लौह अयस्क में सबसे बढ़िया जो वैरायटी है वो मैग्नेटाइट है, इसको आप याद रखेंगे। इसको हम बोलते हैं Fe3O4। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है वो है Fe3O4, ये आप याद रखेंगे। और पाया कहां जाता है मैग्नेटाइट? तो मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, ये कर्नाटक में पाया जाता है, थोड़ा बहुत केरल में पाया जाता है, थोड़ा बहुत गोवा में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लौह अयस्क में हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? हेमेटाइट कहां पाया जाता है दोस्तों? हेमेटाइट सर ये पुराना वाला है ना जो हम लोग पीछे पढ़े थे, बिल्कुल सही वही वाला है। ठीक है, तो हेमेटाइट पाया जाता है सर उड़ीसा में, हेमेटाइट पाया जाता है झारखंड में, और हेमेटाइट पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये दोस्तों हो गया हेमेटाइट। ठीक है, ठीक है, तो ये हेमेटाइट पाया कहां जाता है ये सवाल है। अभी कह रहा है हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, बड़ा अटपटा सा सवाल दे दिया। हेमेटाइट का कलर आपको बताना है, तो कलर तो सर मैग्नेटाइट में भी पता होना चाहिए। तो मैग्नेट कैसा होता है? मैग्नेट का रंग तो दोस्तों काला होता है, बच्चा बच्चा जानता है मैग्नेट का रंग कैसा होता है? काला। लेकिन हेमेटाइट में लोहे का रंग लाल होता है। हाँ, अरे स्क्रीन पे मैंने रखा था, केयर नहीं किया, क्या दिखाता हूं, ये देखो ऊपर दिख रहा है, ये दोस्तों आपको हेमेटाइट नजर आ रहा होगा, हेमेटाइट। ठीक है, रंग कैसा नजर आ रहा है? लाल लाल है ना, यही तो था हेमेटाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका रंग कैसा नजर आता है दोस्तों? लाल नजर आता है, ये आप याद रखेंगे हेमेटाइट वाले में। ठीक है, तो खास बात यहां पे क्या याद रखना है, इसमें रंग कैसा नजर आता है दोस्तों? तो याद रखिएगा रंग इसका जो है यह लाल रंग जो नजर आता है। ये बढ़िया सवाल हो गया। ठीक है, हेमेटाइट पाया कहां जाता है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और एक चीज और याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट यहां पे, फार्मूला यहां Fe3O4 किया है, मैग्नेट का है। Fe2 कर देंगे, अगर एक घटा देंगे और O4 में से एक घटा देंगे, यहां 3 4 था, यहां 2 3 है, तब दोस्तों बन जाता है हेमेटाइट। थोड़ा फार्मूला भी याद रखिए, परीक्षा में सवाल आता है ऐसा भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां 3 4, यहां 2 3, ऐसे करके समझना पड़ेगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लौह अयस्क का एक टाइप है लिमोनाइट।
लिमोनाइट का रंग दोस्तों कैसा होता है ये आपको बताना है, ये पीले रंग का होता है, एकदम अलग। लिमोनाइट का रंग कैसा होता है दोस्तों, यह पीले रंग का होता है। क्यों सर पीला होता है, तो क्या इसमें लव एस की मात्रा जो है कम पाई जाती है क्या? हाँ रहती है, इसमें 40 से 60% दोस्तों लव एस की मात्रा होती है, ठीक ठाक होता है इसमें भी लिमोनाइट में, बस रंग दोस्तों पीला होता है, ये अपने दिमाग में आप रखेंगे। आगे बढ़िए, करा भारत में पाए जाने वाले प्रमुख लव एस्क सीडेराइट। सीडेराइट में लव एस्क, मैं पीछे ही पढ़ा चुका हूं सीडेराइट वाला। सीडेराइट में कितना होता है, ये भूरे रंग का होता है और इसमें 40% तक दोस्तों लव एस्क पाया जाता है। अगर रंग पूछ दे दोस्तों तो रंग बताइएगा, इसका रंग होता है भूरा। कैसा रंग होता है? भूरा रंग होता है, ये न भूलिएगा आप। करा झारखंड में स्थित प्रमुख लौह अयस्क केंद्र दोस्तों कौन से हैं? खनन केंद्र जो झारखंड में स्थित हैं, बताइए झारखंड में कहां कहां लोहा पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कई जगह है, पहला लिखिएगा नोआ मुंडी। क्या लिखेंगे? नोआ मुंडी दोस्तों एक जगह है, यहां पाया जाता है। दूसरा लिखिएगा पलामू, ठीक है, पलामू, पलामू जो क्षेत्र है दोस्तों यहां पाया जाता है। तीसरा आपके परीक्षा में दे सकता है कीरीबुरू। क्या दे सकता है? कीरीबुरू। हर जगह दोस्तों आप कम से कम 2-3 ऐसे जगह का नाम याद रखिए जहां पे उत्पादन होता हो, जहां पे भंडार हो, जहां से खनन करके दोस्तों वहां से लौह अयस्क का उत्पादित किया जाता हो, ये आप याद रखें। इसी तरह से सवाल दे रहा है कि बताइए छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का खनन केंद्र दोस्तों कहां पे स्थित है? जो छत्तीसगढ़ में जगह का नाम है उसे आप बताइएगा। तो छत्तीसगढ़ में नंबर 1 पर लिखेगा डल्ली राजहरा। क्या लिखेंगे? डल्ली राजहरा, राजहरा। दूसरे नंबर पर लिखेगा दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर तो सुना होगा ना, बस्तर बिलासपुर। बस्तर तो नक्सलाइट एरिया है, बिलासपुर याद रखेंगे, यहां से खनन होता है, ठीक है। और बस्तर से भी होता है थोड़ा बहुत, बस्तर भी लिख लीजिएगा। बस्तर के बगल में दंतेवाड़ा, बहुत खतरनाक जगह, ठीक है, दंतेवाड़ा। हाँ, यहाँ पहले बहुत नक्सली रहते थे, ठीक है, दंतेवाड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए, जो पीछे मैंने पढ़ाया था बैला डीला की खान ना, सबसे बड़ी मशीनीकृत खान दोस्तों ये बैला डीला तो है, ठीक है, उसको पहले लिखना चाहिए था। तो डल्ली राजहरा, बैला डीला, बस्तर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, ये सब दोस्तों बेल्ट हैं जहां पे लौह अयस्क का भंडार है और वहां खनन कार्य भी होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है ठीक इसी तरीके से उड़ीसा में आपको प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र के बारे में बताना है, जो कहां स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है, वो बता दीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा है? उड़ीसा में नंबर 1 पे लिखिएगा गुरु महिसानी। गुरु महिसानी, ये आपने नाम नहीं सुना होगा, परीक्षा में दोस्तों जो ऑप्शन ज्यादा मिलता है ना मैं उसी को लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो गुरु महिसानी याद रखेगा। बाकी आपको एक बादाम पहाड़ याद होगा, ठीक है, बादाम पहाड़। एक दोस्तों बादाम पहाड़ी आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत में, बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है, वो बादाम पहाड़ी नहीं, उसे बाबा बूदन की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। वहां इलायची उत्पादन होता है, वो अलग चीज है। और ये बादाम पहाड़ी है, ये उड़ीसा वाला बादाम पहाड़ी है, ठीक है। इसी तरह से एक जगह है बांस पानी, उस जगह का नाम ही क्या दोस्तों? उस जगह का नाम ही क्या है? बांस पानी। और एक जगह लिखेगा चिमरा। क्या लिखेंगे? चिमरा, चिमरा। ये सब दोस्तों जगह है उड़ीसा में स्थित है जहां पे लौह अयस्क का खनन किया जाता दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से कह रहा है कि बताइए कर्नाटक में कहां कहां पर प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र स्थित हैं? जो कर्नाटक में मैग्नेटाइट टाइप का दोस्तों लौह अयस्क पाया जाता है, और बहुत सारी जगह पे, जिसमें बीजापुर का नाम आता है, ब से बीजापुर, ब से बल्लारी, ठीक है, बल्लारी, बल्लाल नहीं बल्लारी, ठीक है। इसी तरह बाबा बूदन जो मैंने पीछे पढ़ाया, बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है। और क्या? चित्रदुर्ग, क्या नाम सुना है कहीं? चित्रदुर्ग, ये भी दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ये सभी वो बेल्ट हैं जहां, अरे सिमोगा और कुंद्रेमुख सबसे इंपॉर्टेंट, सिमोगा की खान भाई, सिमोगा और कुंद्रेमुख खान, कुंद्रेमुख, ये 5-6 जगह आप याद रखेंगे जो कर्नाटक में स्थित है। सवाल कर्नाटक के पड़ोसी का भी कर लेते हैं लगे हाथ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थान बताइए जहां से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता हो। तो एक तो सेलम या सलेम पढ़ा होगा, एक नीलगिरी पढ़ा होगा। तमिलनाडु अगर पूछे तो किसका नाम लिखेंगे आप? लिख लीजिए यहां पे, अगर मान लीजिए तमिलनाडु आ जाए,
तमिलनाडु आ जाए तो क्या बताएंगे, एक तो सलेम बताइएगा, सलेम या सेलम, ठीक है, सलेम या सेलम, ठीक है, और दूसरा नीलगिरी का नाम ले लीजिएगा, ठीक है, नीलगिरी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में स्थित कौन कौन से लौह अयस्क खनन केंद्र हैं जो महाराष्ट्र में, हाँ बंबई वाला महाराष्ट्र, बिल्कुल सही। तो यहां पे 2-3 हैं, रत्नागिरी है, रत्नागिरी है, चंद्रगिरी है, रत्नागिरी चंद्रगिरी, हाँ, और वो था नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी अलग हो जाएगा, रत्नागिरी चंद्रगिरी अलग हो जाएगा। चंद्रगिरी कह लीजिए या चंद्रपुरा कह लीजिए, चंद्रपुरा, ठीक है, चंद्रगिरी या चंद्रपुरा। और एक और लिखेगा भंडारा। देखिए जगह का नाम था भंडारा, हम भी पढ़े ना तो हम भी जो हैरान हो गए, हमने कहा ये कैसा नाम भंडारा, लेकिन भंडारा में भंडार है लौह अयस्क का और ये संबंधित है महाराष्ट्र से, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। कुछ जगह स्पेशल है, जरा लिखिएगा। एक जो परीक्षा में आता है खंडेश्वर, तो खंडेश्वर दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है, खंडेश्वर जो है वो गुजरात में है। गुजरात में बड़ोदरा हो गया, गुजरात में खंडेश्वर हो गया, जी हाँ खंडेश्वर। अंकलेश्वर मत बोलिएगा, वो गुजरात में है, लेकिन दोस्तों खनिज तेल के लिए जाना जाता है ना, अंकलेश्वर खनिज तेल के लिए, खंडेश्वर है, ठीक है। और बाकी महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, पोरबंदर और जूनागढ़, ठीक है, उसको भी लिख लीजिए, पोरबंदर और जूनागढ़। यहां भी दोस्तों लौह अयस्क उत्पादन होता है, ठीक है, जूनागढ़ है, यहां भी लौह अयस्क उत्पादन होता है, तो इसे आप जो है याद रखेंगे। ये गुजरात में स्थित था और बाकी मैंने महाराष्ट्र का आपको बता दिया। भंडारा जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सवाल समाप्त हो गया क्या, होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। जब आप मन से पढ़ेंगे तो समय का पता नहीं चलता। और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप बैच ज्वाइन कीजिए या न ज्वाइन कीजिए, लेकिन डेमो जरूर देखिए एक बार। हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है, बहुत सारे बच्चे इसे पसंद कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, ऐसा इतिहास आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक मौका दीजिए दोस्तों, इसके बाद आपको इतना लत लग जाएगा मेरी ना कि आप कहेंगे नितिन सर अब आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, बस आप ही पढ़ा दो। और मैं कहता हूं कि आप एक विषय को एक बार अपने जीवन काल में पढ़िए, बार बार नहीं। डेमो देखिए, बैच ज्वाइन कीजिए। अब ज़्यादा मैं इस पर आपको नहीं कुछ करना चाहता। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूं, आप हमारी एक प्लेलिस्ट है सामान्य अध्ययन की प्लेलिस्ट, इसमें कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का भी दोस्तों प्लेलिस्ट बना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।